अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब। नाजरीन, मुल्क में शवाल का चांद आज नजर आने के कवी इम्कानात हैं, जबकि मरकजी और जोनल रुयत कमेटियों के इजलास भी आज मुनक्किद किए जाएंगे। तो महकमे मौसमियात तो ये बता रहा है कि आज शाम को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 19 से 20 घंटे होगी। हो सकता है आज मुल्क के जनूबी इलाके साफ रहने का इम्कान है। इसी हवाले से मजीद हम बात कर लेते हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो बताएंगे कि ईद कल होने वाली है या नहीं, चांद नजर आ जाएगा या क्या इम्कानात हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब क्या बताएंगे, मौसम तो कहा जा रहा है कि जी साफ है, बादल नहीं आसमान पर, चांद आज दिखेगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए कुछ एरियाज में बादल हैं, केपी साइड से रिपोर्ट्स हुई हैं, और इसी तरह से जो पंजाब के शुमाली इलाका जाते हैं और बलूचिस्तान के खासकर शुमाली अजला कोयटा और मलिका जो गिरदनवा के अजला हैं वहाँ पर बादल छाए हुए हैं। कुछ एरियाज में साफ है। सिंध में कोई इक्का दुक्का जगह पे हल्के फुल्के बादल हैं, और इसी तरह जनूबी बलूचिस्तान साफ है, जनूबी पंजाब साफ है। तो देखिए इम्कान भी है, अच्छा इम्कान है, क्योंकि चांद की एंगल बड़ा अच्छा है, 8.5-9 डिग्री के दरमियान है। इसी तरह से एज 19-20 घंटे के दरमियान है, और फिर गुरूब आफ्ताब के बाद दौरानिया अच्छा है, 50-55 मिनट है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये सपोर्ट करते हैं, इम्कान है कि नजर आ सकता है। तो किस तरफ नजर आएगा फिर? अगर केपी साइड पर बादल हैं तो यानी पंजाब साइड पर ज्यादा शहादतें मौसूल होने के इम्कानात हैं। जाहिर है जहाँ पे मतलब साफ होगा वहीं से ज्यादा उम्मीद की जा सकती है, जहाँ पे बादल छाए होंगे वहाँ से तो फिर कम चांसेस होंगे। तो सिंध के बेशतर एरियाज में और जनूबी पंजाब और इसी तरह से जनूबी पंजाब और फिर बलूचिस्तान के जो साहिली पट्टी है या जनूबी अजला है, केस डिस्ट्रिक्ट और दूसरा लसपेरा डिस्ट्रिक्ट, उन एरियाज में अच्छा सरदार साहब, खबरें बड़ी गर्म है। 13, 14, 15 तारीख को हैवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है। तो ये बारिश क्या ईद तो नहीं खराब करेगी? ईद पे बारिश तो हम एक्सपेक्ट करें? जी बिल्कुल, बारिश का भी इम्कान है, खासकर 12 तारीख की शाम या रात से जो वेस्टर्ली वेव दाखिल होगी मुल्क के मगरबी एरियाज में, तो उसमें बलूचिस्तान पूरे पे तकरीबन फैलेगी। इसी तरह पंजाब के बेशतर एरियाज में और केपी और कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान उधर तो बड़ी तेज स्पेल है बारिश का। जबरदस्त। जी ये तो ज़हमत तो नहीं बनेगी ना? कुछ एरियाज में हो सकती है हैवी फॉल, जो केपी के खासकर शुमाली इलाका जाते हैं, पहाड़ी इलाके स्वात, कालाम और आपका मालाकंड डिवीजन, दीर चतराल वगैरह और हजारा डिवीजन। इसी तरह से कश्मीर में कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग का खदशा हो सकता है। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, थैंक यू फॉर टाइम। और आपने बड़ा अच्छा किया, बता दिया कि बारिश जो है वो हो सकती है। कराची वालों को तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है, तो अगर बारिश हो जाती है तो कुछ ठंडी ईद गुजरेगी, तो बड़ा इंजॉय करेंगे कराची के शहरी। अब जनाब हम चलते हैं इस्लामाबाद, और आपको पता है जब ईद की बात हो तो फिर ख़वातीन के नाज नखरे, उनकी शॉपिंग्स, उनकी मेहंदी, उनकी चूड़ियाँ, ये सारी तैयारी चांद रात तक मुकम्मल नहीं होती है। सुबह हो जाती है और शॉपिंग्स हो रही होती हैं। तो अभी मापारा इस वक्त पार्लर के बाहर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पार्लर के अंदर हैं या बाहर हैं। अस्सलाम वालेकुम मापारा, बताइएगा क्या माहौल है यहाँ पर? उनके मैंने तो मेहंदी लगवा ली है, थोड़ी बहुत लगवाई है। आप बताइएगा यहाँ पर ख़वातीन कितनी बड़ी तादाद में आ रही हैं? आज बिल्कुल ईद उल फितर की आमद है, और चूँकि ईद हमेशा ख़वातीन की हुआ करती है, हमने मार्केट में देखा शहर इक़्तिदार की मार्केट्स में इतना रश हमें दिखाई दिया। ज़्यादातर जो है वो चूड़ियों के स्टॉल पे हमें रश दिखाई दिया, फिर मेहंदी ख़रीदने वालों का रश बहुत ज़्यादा था। ऐसे में हमें एक बड़ी मुनफरिद चीज़ मिली है कि जगह जगह पे स्टॉल्स लगे हैं जहाँ पर ख़वातीन मेहंदी लगा भी रही हैं, और यहाँ खासी तादाद में उनके पास आ रही हैं और मेहंदी लगवा रही हैं। आइए अब इनसे जानते हैं कि बताइएगा मुझे कि इस मेहंदी की क्या हैसियत है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खतीजा है। इस मेहंदी की ये खासियत है कि इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ये हर्बल मेहंदी होती है और घर में ख़ुद बनाई जाती है। और दूसरा ये कि ये जल्दी लगती है और साथ साथ ड्राई होती है। 1 साल की बच्ची को भी हम इजीली लगा सकते हैं, और इसकी ये खासियत है कि 7 to 10 डेज़ ये इजीली स्टे करती है। अच्छा, ईद का मौका है तो आपके पास कितना कोई रश बढ़ गया है? 11 रोज़े से जो है हमारा रेगुलर रश होता है। हमारे पास लड़कियाँ भी सीखने आती है और लगाने भी आते हैं लोग। वाले से जो है वो रश तकरीबन बढ़ गया है जैसा आपने कहा। तो आप मुझे इनकी ज़रा प्राइसेस बताइएगा, क्योंकि मोस्टली होता है कि ख़वातीन जो है वो लड़कियों को बड़े डिज़ाइंस का ख़ुद भी पता होता है कि कैसे बनाने हैं। तो इनकी प्राइसेस क्या है कि वो घर में लगा लें, इससे बेहतर है? तो आपके पास प्राइसेस क्या है, कम है, ज़्यादा है? हमारी जो रेगुलर प्राइसेस है ना वो 500 से स्टार्ट है। उसमें आप गोला स्टाइल लगा सकते हैं, आप बेल स्टाइल लगा सकते हैं, और जैसे डिज़ाइन हैवी होगा उस हिसाब से चार्जेस
बढ़ते जाएगी। ठीक है, अभी मैंने देखा कि आप ये इस शीशे पे इस डिजाइन चले को बना रही जी, हैं, तो इसका क्या रेट्स तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे लिए जा रहे हैं और मेहंदी यहाँ पर लगवाई जाएगी ख़वातीन की जानिब से रात गए तक। मर्द भी किसी से कम नहीं है ना। आप क्या समझते हैं, आजकल मेरा ख्याल है जितना स्किन का ख्याल, अपने चेहरे का ख्याल मर्द रखते हैं, पहले इससे मर्द सादा हुआ करते थे, अब नहीं ऐसा। तो खुर्रम गुलजार इस वक्त मौजूद हैं मेंस सैलून में और उनसे जानते हैं कि वहाँ पर कितनी रौनक है, मर्द क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या करवा रहे हैं। जी खुर्रम। जी बिल्कुल, ईद के करीब आते ही जहां बाज़ारों और मार्केटों में रश देखा जा रहा है, मेन सैलून में भी शहरियों की बड़ी तादाद देखने में आ रही है। इस वक्त हम एक मेन सैलून में मौजूद हैं क्योंकि ब्यूटी पार्लर में ख़वातीन के बाद अब जो जेंट्स हैं, जो नौजवान नस्ल है बिलखुसूस, उनमें एक रुझान बढ़ता जा रहा है कि वो पहले तो सिर्फ कटिंग और शेव हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो बाकायदा तौर पे मैनी पेटी के साथ साथ फेस वॉश, फेशियल और दीगर जो काम है वो लोग यहाँ करवाने आते हैं। इस वक्त हमारे मौजूद हैं। अच्छा, अब क्या फ़र्क आया है अब जो पहले के मुकाबले? पहले के जो लोग थे, पहले के टाइम में लोग कटिंग शेव करवाते थे तो ऐसे ही चले जाते थे, और अब आज से ऐसा जब जैसे जैसे वक्त बढ़ता है, लोग लेडीज से काम कराती थी अपना कटिंग, फेशियल, आईब्रोज वगैरह। अब वही चीज़ हमारे में भी आ गई है जेंट्सों में। अब वही चीज़ हमारे वहाँ कटिंगें भी कराते हैं, ख़त भी बनवाते हैं, फेशियल वगैरह भी करवाते हैं, आईब्रोज वगैरह, मैनी पेटी, ये सब चीज़ें करवाते हैं। तमाम चीज़ें लोग नौजवान जो है वो करवाने के लिए बिल्कुल आ रहे हैं। अच्छा, एक साहब हमारे साथ मौजूद है, फेशियल इनके हो रहा है, इनसे पूछते हैं भाई करवा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। क्या है तो चेंजिंग आती, कोई फ़र्क आता है? बिल्कुल, बहुत फ़र्क पड़ता है, चेंजेस आती है। जो धूल मट्टी के अंदर हम लोग काम करते हैं उससे कलर फेयर हो जाता है। फेशियल कराना अब समझने की मजबूरी बन गई है हमारी। मतलब बिलखुसूस ईद के मौके पर ख़ास कर करा है? ईद के मौके पे थोड़ा सा निखार आ जाता है। जी बिल्कुल, ये जो शहरी हैं इन्होंने ख़वातीन को भी पीछे नहीं छोड़ा, नौजवानों ने, ये कहना गलत नहीं होगा। जो ख़वातीन और नौजवान अब करवा रहे हैं वही ख़वातीन में ब्यूटी पार्लर में होता है। चलिए खुर्रम, मेरा ख्याल है कि आप भी मौके का फ़ायदा उठाएं। अगर आप सैलून आ ही गए हैं तो थोड़ा सा आप भी अगर अपनी डेंटिंग पेंटिंग करा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे इतनी हंसी आ रही है कि माशाल्लाह, वो वैसे तो ख़वातीन को ही देखा जाता है कि मुंह पे इतनी सारी क्रीम लगी और ये उनके जनाब फेशियल हो रहा है, तो जनाब मर्द भी अब करवाते हैं। बड़ा अच्छी बात है, अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने आप से मोहब्बत करनी चाहिए। तो ईद हो जनाब और फैशन ना हो, ये मुमकिन नहीं है। इस ईद पर भी लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों के लिए नित नए डिज़ाइन मुतारिफ करवाए गए हैं। बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के अलावा कराची और फैसलाबाद में बनने वाले ख़वातीन के 3 पीस सूट्स में भी नई नई वैराइटीज़ देखने में आ रही हैं। बच्चियों के फ्रॉक्स हों, बच्चों की शलवार कमीज़ हो, इसके बारे में बड़ा सोचना पड़ता है कि आजकल ट्रेंड्स में क्या है, क्या चल रहा है। तो फैशन से मुतालिक बात करने के लिए बड़ी ज़बरदस्त मेहमान इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डोमेस्टिक डेम्सन, मैंने बिल्कुल सही नाम लिया आपके ब्रांड का, मारो कासिफ साहिबा मेरे साथ हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रही हैं, कपड़े बेहतरीन बना रही हैं। और इस तरफ मेरे अबीर अली मौजूद है जो कि मुझे बताएंगी कि फेशियल हाइड्रा कराना चाहिए, वाइटनिंग कराना चाहिए या फिर एक्नी फ्री कराना चाहिए, कौन सा कराना चाहिए, तो आजकल क्या इन है, ये सब इनसे जानेंगे। खूबसूरत दिखने का सभी को हक है, तो मैंने सोचा आपको भी बताया जाए। तो अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं। मेरा ख्याल है पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ। मारो, मुझे बताइएगा क्या चल रहा है? लंबी कमीज़ें, छोटी कमीज़ें, सॉलिड कलर्स, गर्मी की भी आमद है, तो क्या चल क्या रहा है आजकल? आजकल मैक्सी बहुत ट्रेंड कर रही है। अच्छा, मैक्सी आजकल बहुत इन है फैशन में। इसमें अच्छी बात ये होती है कि तो पूरा कवर हो जाता है बहुत इजीली, जीन्स के साथ भी ले सकते हैं और ट्राउजर्स के साथ भी आप उसको वेयर कर सकते हैं बहुत इजीली। बहुत सारी कलर्स आते हैं, बहुत सारे फैब्रिक्स हैं इसमें आप जो यूज़ करते हैं। जैसे हमने जॉर्जेट यूज़ किया ज़्यादातर, तो जॉर्जेट की मैक्सी बहुत लगती है, जॉर्जेट में अच्छी लगती है। यहाँ पर शिफॉन हो या जॉर्जेट हो। और दूसरा मैंने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा आजकल जो काम किया जा रहा है ना, वो करंडी टाइप, जो थोड़ा सा मतलब अकड़ा हुआ जो कपड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं, इंडियन में भी आता है और एक वैसे भी आता है। हाँ, सही कह रही हैं, इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं उसमें ज़्यादा चलता है। ऑर्गेन्जा से थोड़ा सा सिमिलर होता है, बस यही बता रही हैं, इसी तरह का एक कपड़ा फैब्रिक है, उस पर ज़्यादा ये चीज़ चलती है। बट ये कि ये मैक्सी आजकल ज़्यादा ट्रेंड कर रही है और मैंने इसी वजह से हम लोगों ने मैक्सी को ज़्यादा इन किया। मैक्सी को एक होता है ज़्यादा, वो भी कर रहे हैं, ट्रेंडिंग पे इसलिए चल रही है क्योंकि लड़कियां बहुत इजीली लेती हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी गोइंग हो, चाहे वो ऑफिस गोइंग हो। प्रॉब्लम हम लोगों का ये कि हम लोग रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं तो हमें स्टफ्स के नाम नहीं याद रहते। एक खाड़ी नेट बहुत चल रही है, याद आ गया, खाड़ी नेट भी बहुत चल रही है जिसके दुपट्टे बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा, लॉन्ग शर्ट्स या शॉर्ट शर्ट्स, मुझे तो लग रहा है मिक्स पहन रहे हैं लोग। अब तो फैशन में सब कुछ है ना, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी, डिपेंड ऑन योर हाइट एंड वेट। मोस्टली ये होता है कि भाई आपका वेट ज़्यादा है तो आप शॉर्ट नहीं पहनते हैं,
और आपका वेट कम है, आप स्लिम स्मार्ट हैं, जैसे वो बड़े हम लॉन्ग ड्रेसेस कहते हैं ना, मियां कहती हैं भी किसी को देख के तुम नहीं करो, जो तुम्हें सूट करता है वो पहनो। बिल्कुल तो ये है बिल्कुल अच्छा। लेकिन जो है देखें मार्केट में डिजाइनर्स की भरमार है, लेकिन डिजाइनर वही कामयाब है जिसका जो सेंस अच्छा है कलर चूज करने में, स्टिचिंग में, जिसका टेलर अच्छा है वही कामयाब है। उनके बहुत कंपटीशन इस फील्ड में बढ़ गया, हर किसी का ब्रांड है और हर कोई इस पे काम कर रहा है। मैं आपसे पूछूंगी कलर्स कौन से हैं और इसके अलावा क्या क्या चल रहा है। अबीर मुझे बताएंगी कि ईद पे खवातीन क्या तैयारियां करवा रही हैं, कौन से फेशियल्स चल रहे हैं। स्किन आजकल कोरियन ग्लास स्किन का इतना एक लोगों को क्रेज हो गया है, वो कैसे मुमकिन है? अभी तक मेरा जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है ये इस वीक के अंदर, तो ज़्यादातर लड़कियां, ख़वातीन सब फेशियल और हेयर की तरफ ज़्यादा चल रही हैं। और अकॉर्डिंग टू स्किन हम जाते हैं कि फेशियल करवाएं, वाइटनिंग है, इसमें हमारे पास हाइड्रा है। ज़्यादातर रुझान आजकल हाइड्रा फेशियल का है। बेसिकली ये हाइड्रा फेशियल एक फेशियल नहीं है, ये पूरा एक ट्रीटमेंट है, बाकायदा इसकी हमें सिटिंग्स लेनी पड़ती हैं, फिर हमें आहिस्ता इसका हमें रिजल्ट मिलता है। तो ये एक्सपेंसिव है? जी जी बिल्कुल एक्सपेंसिव है, और लेकिन आजकल हर कोई 7,000 8,000 इस तरह से अफोर्ड कर लेता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी स्किन और अच्छी हो। जैसे अभी आपने कहा कि ग्लास स्किन चल रही है कोरियन, तो हर कोई चाह रहा है कि उनकी स्किन ग्लो करे, ग्लास स्किन लगे, तो वो हाइड्रा फेशियल की तरफ जा रहे हैं। हमारा और हाल है मैं अच्छा बताएं। हाँ, मैं प्रेफर करूँगी कि जैसे आपकी एज 30 तक क्रॉस करती है तो फिर आप ज़रूर महीने में एक दफ़ा हाइड्रा फेशियल लें। उससे ये होता है हाथ के फेशियल के अलावा, मतलब हैंड तो यूज़ होते ही हैं, लेकिन उसके बाद उसमें टूल्स यूज़ किए जाते हैं, तो उससे क्या होता है स्किन की जो तीनों लेयर हैं वो डीप क्लिनजिंग हो जाती है, उसमें से ब्लैक हेड, वाइट हेड सब अच्छे से क्लीन कर दिए जाते हैं। वैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगी थी, सॉरी टू इंटरप्ट हूं, कि मैंने अभी हाइड्रा फेशियल लिया है, उसमें ये हुआ कि डीप क्लिनजिंग तो हुई, लेकिन पता नहीं क्यों अब ऐसा होता है कि जो हमारे पोर्स साफ होते हैं या वो प्रॉपर नहीं करती हैं। वैसे तो किसी ऐसी जगह से मैंने नहीं कराया था, लेकिन वो बाद में आपकी एक एक्नी ब्रेकआउट हो जाता है। अभी मेरी स्किन पे देख रही हैं आप, आपको पिंपल नजर आ रहा होगा, हालांकि रीसेंट फेशियल लिया मैंने, वो भी हाइड्रा, आइसिंग भी हुई उसमें, उसके बावजूद। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि ये एक ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट हमें एक दफ़ा लेने से नहीं होता, वो हमें सिटिंग करनी पड़ती है मंथ में, 3 मंथ 6 मंथ इस तरह से, फिर उसका रिजल्ट मिलता है। और फिर जैसे हमारा ये वेदर है, कितना पॉल्यूशन है इधर, तो हमें डस्ट हमारे फेस पे अटैक करती है, तो वो ब्लैक हेड्स बन जाते हैं, वो गर्द जमा होती है फेस के ऊपर। तो कोशिश करें जब बाहर हों तो मास्क वगैरह वेयर कर लें, खासकर जब आप ट्रैवल कर रहे हों। सही। और बाकी ये कि फेशियल तो हमारी स्किन के लिए बेसिक नीड है, मैं तो ये समझती हूँ, जिससे हमारी स्किन रिलैक्स हो, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, तो हमें ये करवाते रहना चाहिए। लेकिन अभी 2 to 3 मंथ्स में भी अगर आप फेशियल ले रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि जब फेशियल कराओ आपका एक्नी ब्रेकआउट इसलिए होता है, ये भी होता है उनके वो छेड़ देते हैं अपने पोर्स छेड़ देते हैं ना, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब पार्लर ही जाएं, आप उसको छोड़ देते हैं ना, आप उसको हैबिचुअल रहें, डेली CTM करके सोएं, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर ये आप खुद करें तो आपकी स्किन बिल्कुल अच्छी रहेगी और डे बाय डे आपकी स्किन अच्छी होती चली जाएगी। ज़बरदस्त है जी, बिल्कुल अल्लाह करे ख़वातीन जो काम करने वाली उनको टाइम भी मिले, और वो ये CTM जो है ना, क्लिनजिंग और टोनर एंड मॉइस्चराइजिंग, ये ज़रूर करें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कलर्स कौन से हमें अब मौसम के हिसाब से, क्योंकि देखिए पंजाब साइड पे मौसम मॉडरेट है, इतनी गर्मी नहीं है, इतनी ना ठंड है, कराची में भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, बल्कि मुझे लगता है यहाँ थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, तो हमें किस तरह के कलर्स वेयर करने हैं? आजकल जैसे ऑलिव ग्रीन है, पीच कलर है, सनफ्लावर के शेड्स हैं, इजिप्शियन ग्रीन एक नया कलर आया है। अच्छा, इजिप्शियन ग्रीन आया है, बहुत। किस तरह का है ये? समझ लें कि टर्कोइज और टील इस तरह के जो कलर्स हैं उनको ही मिला के ही बना है, मगर इजिप्शियन ग्रीन बहुत इन है इस वक्त फैशन में। अच्छा, तो इस क्योंकि गर्मियाँ आती हैं तो जाहिर सी बात है हम लाइटर टोन पे चले जाते हैं, बिल्कुल ठंडे कलर चाहिए होते हैं, फिर पहने तो ऐसा लगे कि भाई अच्छा है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि पर्सनैलिटीज़ के हिसाब से आप क्या सजेस्ट करेंगी? कुछ लोग थोड़े चबी होते हैं, कुछ बल्की होते हैं, कुछ स्किनी होते हैं, कुछ मुनासिब होते हैं, तो हमें किस तरह के ड्रेसेस अपने लिए चूज़ करने हैं? जैसा अभी मैंने बताया कि हाइट और वेट के अकॉर्डिंग आप अपने ड्रेसेस को जो है ना वो सेलेक्ट करना चाहिए। खासतौर पे जैसे अगर फ़र्ज़ करें आपकी शॉर्ट हाइटेड है, अगर आप शॉर्ट हाइटेड हैं तो फिर आप शॉर्ट शर्ट्स ना पहने, इस तरह इतनी शॉर्ट ना पहने, मतलब कि नहीं होता है ना बिल्कुल घुटनों से थोड़ी ऊपर वाली, इतनी ना पहने, क्योंकि उसकी वजह से ये होता है कि आप ज़्यादा ओवरवेट लगने लगते हैं अपने हिसाब से। और अगर आप लॉन्ग हैं तो आप, और ये भी कर सकते हैं अगर आपको अपनी हाइट ज़्यादा दिखानी है तो आप स्ट्राइप्स वाली शर्ट पहने जिसमें वर्टिकल स्ट्राइप्स आ रही होती हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं, उस पर आप और ज़्यादा मोटे लगते हैं, ये एक बड़ा अच्छा होता है। साथ में ये कि अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है तो वो डार्क ही कलर ले लेते हैं ये सोच के कि हम ज़रा इसमें कुछ अपने हिसाब से उन्हें लग रहा होता है, मगर देखने वाले को अंदाज़ा होता है कि डार्क शेड पर डार्कर
कलर्स बिल्कुल भी सूट नहीं करते, तो उस वक्त बहुत ज़रूरी होता है कि लाइटर की तरफ जाए। आपको लाइट कलर पहनने चाहिए, लाइट कलर पहनने चाहिए, आपके फेस पे जाता है। हाँ बिल्कुल यही बात। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा डाई की तरफ आऊँगी, हम स्किन की बात भी साथ साथ करेंगे। मुझे ये बताएगा कि आजकल बड़ा ट्रेंड है, लोग हाईलाइट्स, लो लाइट्स इसकी तरफ जा रहे हैं। फिर आपको पता है कि उसके लिए बेसिक कलर भी पहले आपको चेंज कराना पड़ता है अपने बालों का, तो फिर ही आपके बाल खूबसूरत लगते हैं। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है केमिकल कोई भी हो, अमोनिया फ्री हो, हार्मफुल है हमारे बालों के लिए। ऐसे ही है, बाल कोई भी केमिकल हो उसका हम ज़्यादा यूज़ करें, हमारे बाल हो या स्किन हो, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। और आजकल जैसे ट्रेंडिंग में, जैसे अभी आपने पहले कहा कि ट्रेंडिंग में हर चीज़ चल रही होती है, तो हम जैसे यंगस्टर हैं वो उसको इंस्टाग्राम को देख के, फेसबुक वगैरह को देख के वहाँ से वो चीज़ें कैच करते हैं और फिर हम चाहते हैं कि हम भी स्ट्रीक्स की तरफ जाएँ, अपने बाल डाई करवाएँ। हमारे जैसे एशियन टोन है हमारी, उस हिसाब से हमारे ब्राउनिश डार्क ब्राउन बाल हैं, तो हमें भी वो कोरियन वाले बाल, जो ब्रिटिश लोग हैं उनके बाल अच्छे लग रहे होते हैं कि ऐश हो जाएं, गोल्डन हो जाएं। तो बस उन जैसा लुक करने के लिए हम जाते हैं, ये डाई की तरफ जाते हैं। लेकिन आपके वर्जन हेयर हैं, फिर वो फर्स्ट टाइम तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको कट डाउन करते रहते हैं फिर आपके बाल कट डाउन की वजह से खराब हो जाते हैं। कितना गैप आना चाहिए अगर आपको अपने कलर को चेंज करना है, तो आप कितने महीनों के बाद कर सकते हैं कि आपके बाल डैमेज ना हो? देखें, ये तो आपकी हेयर ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका हेयर ग्रोथ कितनी टाइम से हो रहा है। जैसे जैसे कलर नीचे आता जाएगा वो आपकी स्ट्रीक्स जी वो ख़त्म होती जाएगी, और अगर आपकी ग्रे कवरेज आ रही है तो उसको कवर करने के लिए आपको अपना बेस कलर ज़रूर लेना होगा। जो भी आप ब्रांड यूज़ करते हैं उस हिसाब से आपको वो 1 से लेके 6 तक के लेवल के आपको कलर यूज़ करने हैं। वैसे बाय द वे आजकल रेट्स क्या चल रहे हैं अगर आपको स्ट्रिकिंग करानी है, हाईलाइट्स या लो लाइट्स? बहुत सारे हमारे मार्केट में सैलून्स हैं और सबके डिफरेंट रेट रखे हुए हैं, और जो चार्जेस हैं वो अकॉर्डिंग टू हेयर लेंथ के हिसाब से होती है कि शोल्डर लेंथ है, मिड है, पूरा हिप तक हेयर आ रहे हैं, तो उस हिसाब से 15,000 10,000 इस 10,000 से तो स्टार्टिंग है। और मुझे याद है जब मेरे हेयर यहाँ मतलब कमर से थोड़ा नीचे हुए थे तो 25,000 रुपीज़ की स्ट्रीक्स हुई थी, और फिर उसके बाद तो बस बालों का बहुत बुरा असर हो गया। तो मैं तो यही प्रेफर करती हूँ, अब जो मेरी बहनें वगैरह बड़ी हो रही हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको मैं यही कहती हूँ कि कट डाउन ना करवाएं, स्ट्रीक्स की तरफ मत जाएं, बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। और अगर फिर भी आप बहुत चाहते हैं कि फ़र्स्ट टाइम हर कोई चाहता है कि हमें लुक चेंज करना है, तो बिल्कुल करें। लुक चेंज करने के लिए तो करना चाहिए, लेकिन आफ्टर केयर बहुत ज़रूरी है। अच्छा मास्क लें, अच्छा शैम्पू यूज़ करें, ऑयलिंग ज़रूर करें, और डाइट अच्छी रखें, तो फिर आपके इंशाल्लाह बाल ख़राब नहीं होंगे और ठीक हो जाएंगे। वो अगर थोड़े बहुत रफ़ हुए भी हैं तो वो शैम्पू और मास्क से रिकवर हो जाते हैं। सही, चलें जी, फाइनली मैं आपकी तरफ आती हूँ। मारूफ, मुझे बताएगा कि अभी जिस तरह आपने कहा कि अगर आपकी हाइट शॉर्ट है तो आपको लॉन्ग शर्ट पहननी है, और अगर आपकी हाइट लंबी है तो फिर आपको क्या पहनना है, लॉन्ग या शॉर्ट? फिर तो आप कुछ भी पहन लें, सब अच्छा लगेगा। फिर तो सब अच्छा लगता है, लेकिन वजन कम होगा तो अच्छा लगेगा। हाँ, वजन कम होगा तो बिल्कुल। चले जी, अभी इस ईद के सीजन के हवाले से शॉपिंग वैसे तो मोस्टली लेडीज ने कर ली होगी, लेकिन आई थिंक सो लाइट कलर्स, लॉन्ग शर्ट्स ज्यादा बेहतर हैं। सही कह रही हूँ? बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू कि आप लोग तशरीफ लाए, अपना वक्त आप लोगों ने दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चले जी, अब खवातीन अगर कभी कुछ नहीं खरीदा तो मार्केट जाएं, लाइट कलर्स लें। अगर आपका कलर कुछ थोड़ा सा ना वो कहते हैं ना गंदुमी रंग है, और मुझे लगता है वही ब्यूटी होती है, ये जो गोरे रंग के पीछे आप इतनी क्रीम्स यूज़ करते हैं ना, स्किन खराब होती है, स्किन डैमेज होती है, पतली होती है। छोड़ें इसको, जैसे आप हैं वैसे ही प्यारे हैं, बाहर में डालें सबको, आप वैसे ही प्यारे लगते हैं। तो शॉपिंग आप करें, आज निकलें, आज तो रात देर तक इस सारा सिलसिला चलता रहेगा। हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। जी वेलकम बैक नाजरीन। ईद हो और जनाब एंटरटेनमेंट की बात ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो ईद उल फितर पर फिल्म बीनो की जानिब से भी मेहनत की गई है, कुछ फिल्में आ रही हैं पाकिस्तानी सिनेमा घरों में, तकरीबन ये 9 फिल्में हैं जो कि नुमाइश के लिए पेश की जाएंगी, और सस्पेंस, हॉरर और मिजाह से भरपूर फिल्मों में 2 पाकिस्तानी, 2 इंडोनेशियन और 5 हॉलीवुड की फिल्में शामिल हैं। इस ईद पर आप इंजॉय कर सकते हैं। नई फिल्मों की रिलीज़ पर आपने जनाब जाना है और आपको यकीनन पसंद आएंगी। इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद हैं वो फिल्म क्रिटिक हैं, और हमें बेहतरीन तरीके से बताएंगे कौन सी मूवी कैसी आ रही है और हमें देखने जाने चाहिए या नहीं। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा कामरान, मुझे बताइएगा कि मूवीज़ तकरीबन ये 9 हैं जो कि आ रही हैं, या फिर इससे ज़्यादा हैं, और मुझे बताइएगा ये वर्थ इट भी है या फिर बस ठीक है, हमें जाना चाहिए देखने? अच्छा देखिए, 9 नहीं 11 टाइटल। अच्छा 11 हैं। 11 और 11 फिल्म्स, यानी इतना बड़ा नंबर अमूमन आता नहीं है।
सेकंड बात, ईद उल फितर, जैसे आपको याद होगा कि पिछली सारी ईद उल फितर में एक लंबी लिस्ट में पाकिस्तानी टाइटल्स हुआ करते थे, कभी कभार 4, कभी कभार 5। तो हमने बहुत सी दफा तनकीद भी करी है कि ये फिल्में एक दूसरे का बॉक्स ऑफिस का हिस्सा खा लेती। इस बार मगर अभी लास्ट मंथ तक सिर्फ एक ही टाइटल था, वो थी दगाबाज दिल, वजाहत रऊफ की डायरेक्टेड फिल्म, अली रहमान और महविश हयात वाली। मगर बिल्कुल एंड टाइम पे, आई थिंक अबाउट 3 वीक्स बैक, आपके पास एक और फिल्म ऐड हो गई जिसका नाम है हम तुम और वो। तो 2 पाकिस्तानी फिल्में, बाकी 3 इंडोनेशियन है और बाकी सारी हॉलीवुड है। तो ये टोटल आपके पास बन रहा है। अच्छा, हॉलीवुड की जहां तक टाइटल्स हैं, आपके पास 2 बड़े टाइटल्स हैं, कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला और आपके पास क्या कहते हैं, घोस्टबस्टर्स आफ्टरलाइफ। तो दोनों इंटरटेनिंग फिल्म्स हैं। कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला की भी अपनी मार्केट है, घोस्टबस्टर्स आफ्टरलाइफ की भी है। घोस्टबस्टर्स आफ्टरलाइफ क्योंकि कंटिन्यूएशन में है, तो वो लोग जिन लोगों ने पहला पार्ट देखा है वो देखने चले जाएं, उनके लिए ज्यादा फुलफिलिंग एक्सपीरियंस रहेगा। अच्छा, कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला एक लंबी कंटिन्यूएशन का हिस्सा है, मगर वो इतनी फैमिली फ्रेंडली है वो फिल्म के कोई भी बंदा जाके देख सकता है, लेकिन इजीली पिक अप द स्टोरी ना। रही इंडोनेशियन फिल्म्स, अच्छा, ये पहली बार है कि इंडोनेशियन फिल्म्स जो हैं वो पाकिस्तान में रिलीज की जा रही हैं, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? नहीं, इंटरनेशनल मूवी तो रिलीज होती है ना पाकिस्तान के अंदर, तो इंडोनेशिया की फिल्मों का आना, स्पेशली जो मैं बता रहा था, एक सिजन के नाम से टाइटल आया था, उसने बहुत अच्छा बिजनेस करा था। अच्छी बजट, एवरेज बजट की हॉरर फिल्म थी, जो पाकिस्तान के आराम से बना सकता है इस टाइप की फिल्म, माइंड यू, आराम से बना सकता है। वो इंडोनेशिया में ऐसे की बनी, पाकिस्तान आई, अच्छा बिजनेस करा, तकरीबन 2.5-3 महीने चली है। उसी के डिस्ट्रीब्यूटर्स एक और फिल्म लेके आ रहे हैं, इसके अलावा 2 और आ रही है क्योंकि एक अचानक ट्रेंड बन गया है। तो क्या पता, अब प्रॉब्लम हो जाती है कि सारे 10-11 टाइटल जाते हैं, वो छोटी स्क्रीन के हिस्से ले जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा बन जाता है कि इतनी ज्यादा फिल्में भी नहीं आनी चाहिए। हाँ, पाकिस्तान फिल्म जो आप जहां तक कंसर्न है, दगाबाज दिल एक ऑल अराउंड वेडिंग एंटरटेनर है, एक मसाला बॉक्स ऑफिस फ्रेंडली, महविश हयात स्टारर, अली रहमान स्टारर, हमारे पास सारे विनिंग ट्रोप से विनिंग फॉर्मूलाज हैं जो इससे पहले बहुत अच्छे चल चुके हैं। तो वो फॉर्मूला को सामने रखते, जैसे आप देखें कि लंदन नहीं जाऊंगा, पंजाब नहीं जाऊंगी, छलावा, फिर वजाहत रऊफ, ये सब ईदों में आई है और ये अच्छा बिजनेस करके गई है। तो वो ही के आने पे एक आपके पास एडिशन हो रहा है दगाबाज दिल से। दगाबाज दिल में एक और एडिशन है, एक अलग यूनिकनेस है, वो ये है कि इस वेडिंग कहानी के साथ साथ एक छोटा सा सुपरनैचुरल ट्विस्ट भी है। अच्छा, इसमें कामिल मुझे बताएगा जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, ये मैं वो और ये हम, जो मूवी एक थी हम तुम और वो, हाँ जी, ये इसमें क्या ये कंट्रोवर्सी थी, बड़ी इस पर बात होती रही है, क्या चक्कर क्या था? देखिए, असल में ना कंट्रोवर्सी ये है कि कुछ दिन पहले आपके पास खबर आई होगी कि आमना इलियास और जुनैद खान ने अपने स्टेटमेंट्स निकाले हैं कि भाई हमारे प्रोड्यूसर जो डायरेक्टर हैं हम तुम और वो के, उन्होंने हमारे साथ मिसकमिटमेंट करा है। अच्छा। उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया है वो दिया था टेलीफिल्म का, हम तुम और वो एक टेलीफिल्म बनने वाली थी और वो टेलीफिल्म ही बनी थी। इनको स्क्रिप्ट भी टेलीफिल्म टाइप का दिया गया था, इनको रोल भी टेलीफिल्म टाइप के दिए गए थे, और उन्होंने वो उसी टेलीफिल्म के कॉम्पनसेशन के अंदर, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन में वो साइन करा था। अब अचानक वो फिल्म टर्न हो गई इनटू एन ईद रिलीज, क्योंकि ईद के अंदर कुछ था नहीं। अब एक्टर्स के साथ ये अनफेयर है कि आप उनको कहें कि आप टेलीफिल्म पे काम कर रहे हैं और फिर आप उनको एक फीचर फिल्म के अंदर आप अपना प्रोडक्ट निकाल के लिए आए। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि एक्टर साइन करता है, अब एक्टर्स के ऊपर भी तनकीद थोड़ी सी आ जाती है कि भाई वो टेलीफिल्म और फिल्म के दरमियान क्यों इतना बड़ा एक मसला खड़ा कर रहा है। एक्टर्स जब साइन करते हैं टेलीफिल्म्स, तो हम सबको पता है, हम जब टेलीफिल्म देखते हैं, चली गई है अमरान, मेरे तक आवाज आपकी नहीं आ रही। तो हम तुम और वो के अंदर ये हो गया कि जब आप एक्टर्स को तनकीद करते हैं कि वो टेलीफिल्म्स के लिए और फिल्म्स के दरमियान ये क्या तनकीदों के ऊपर एक अलग कंट्रोवर्सी बना रहे हैं, एक्चुअली एक्टर्स नहीं बना रहे। जब आप टेलीफिल्म साइन करते हैं तो उसके पैरामीटर्स कुछ और होते हैं। टेलीफिल्म हमें सब देखते हैं, हमें पता है कि किस टाइप की टेलीफिल्में पाकिस्तान में बनती हैं, स्पेशली ईद में, ईद के अलावा। तो उनको साइन करना एक छोटा पेचेक होता है, एक छोटी तफरी आउटिंग फॉर टेलीविजन, स्पेशली टेलीविजन के पैरामीटर्स के अंदर वो साइन कर ली जाती है। जब वो चीज, अच्छा, जो टेलीविजन की चीज है फिर सिनेमा पे नहीं चलती, वो लगती भी नहीं है सिनेमा पे, सिनेमा के लिहाज से खर्चा भी नहीं हुआ होता, प्रोडक्शन डिजाइन भी नहीं होती, तो उसमें प्रोडक्ट तो खराब आता ही आता है, मगर साथ साथ एक्टर्स की क्रेडिबिलिटी भी बहुत डैमेज होती है। तो ये एक नई कंट्रोवर्सी। अच्छा, मुझे ये भी बताएगा कि हमने ये भी देखा है कि जिस तरह ये ईद से बहुत पहले कुछ पिक्चर्स ऐसी आई जिनकी प्रमोशन पर भी कोई इतना पैसा नहीं खर्च किया गया, कोई वैसा बजट नहीं था, बस वो खामोशी से आई, खामोशी से लग गई, जिनमें नायाब भी एक मूवी है। तो अभी ये जो मूवीज आ रही हैं इनमें मैं देख रही हूँ जुनैद खान, जिन्हें हम सिर्फ टीवी सीरियल्स में देखा करते थे, लेकिन अब वो मूवीज में भी नजर आ रहे हैं।
तो क्या इसमें नया है, कुछ एक्टर्स नए हैं, क्या चीज़ ऐसी होगी जो कि कन्विंसिंग होगी और लोग ईद पर वाकई इस महंगाई में भी निकलेंगे और मूवी देखेंगे? देखिए, सवाल ये आ जाता है कि प्रमोशन का आपका पहला सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है। हमारे वहाँ फिल्म बना ली जाती है 100 रुपए की और उसके ऊपर 20 लाख रुपए भी लगाए जाते हैं प्रमोशन के। जब आप 5 दुनिया भर के अंदर रूल ऑफ थंब ये है कि 5 करोड़ की फिल्म पे 5 करोड़ पब्लिसिटी के लगानी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर गनीमत हो जाएगी कि 5 करोड़ की फिल्म के ऊपर आप 2 करोड़ या 1.5 करोड़ की पब्लिसिटी लगाओ, मगर यहाँ अमूमन लोग 20, 30, 50 लाख से ऊपर पब्लिसिटी में नहीं जाते। उसकी वजह ऑडियंस को भी नहीं पता चलता है कि कौन सी फिल्म आ रही है, कब आ रही है, क्यों आ रही है, और उसके एंथुसियास्टिक भी नहीं होते हैं। हम और आप तो बात करते रहते हैं, हम और आपका जो एक्सेस है कि हम देख भी लेते हैं, और बाकी लोगों को पता ही नहीं चलता। जब पता नहीं चलता तो उनका इंटरेस्ट भी नहीं बनता। अच्छा, हम तुम और वो के लिहाज से ये है कि देखिए, जो टीजर्स एंड ट्रेलर्स आए हैं वो लोग खुद ही देख लेंगे, उनको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मेरे पर्सनल टेस्ट के लिहाज से इट्स नॉट दैट गुड प्रोडक्ट, इट डज नॉट लुक लाइक दैट एट दिस मोमेंट। लेकिन कमरन, आप एक अरसे से ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, जाहिर है एज एन फिल्म क्रिटिक आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। कभी वो वक्त आएगा कि हम भी कम्पीट करेंगे बॉलीवुड को, हॉलीवुड को? क्योंकि फिलहाल तो मुझे वो नहीं स्पार्क नजर आ रहा जो होना चाहिए। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है, मैं पिछला सवाल जरा पूरा कर लूं। बस ये था कि अभी क्योंकि मैं ट्रेलर देख के, टीजर देख के मेरा ओपिनियन बना हुआ है, कल शायद मैं देखने जाऊं हम तुम और वो, तो क्या पता वो बहुत बेहतरीन फिल्म निकल के आ जाए, तो क्या पता मैं रेकमेंड कर लूं। आज की तारीख में नहीं कर सकता। हाँ, दगाबाज दिल में मैं रेकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें जो यूनिक एस्पेक्ट है जिनका होना फिल्म को थोड़ा सा ना एक अलग बना रहा है। रहा सवाल आपका कि हम लोग हॉलीवुड की लेवल पे क्यों नहीं जा रहे हैं, हम बॉलीवुड के लेवल पे नहीं जा रहे हैं। देखिए, हम पाकिस्तान की मार्केट को हॉलीवुड और बॉलीवुड के लेवल के ऊपर जज करना हमें नहीं चाहिए। हर मार्केट अपनी जैसी होती है। कोरिया की मार्केट अपनी जैसी होती है, जापान की अपनी जैसी होती है, अमेरिका की अपनी होती है। पाकिस्तान की मार्केट ऐसी है, यहाँ फिल्म मेकर्स ऐसी टाइप की फिल्म बना सकते हैं। हाँ, क्या वो बेहतर हो रहे हैं, हमारा एक सवाल है। तो हाँ, हमारे पास नदीम बेग है, वो बेहतर हो रहे हैं, इतने सालों के अंदर फिल्म बना के बेहतर हो गए। यासिर क्या वजाहत रूफ है हमारे पास, जिनकी दगाबाज डाली फिल्में बना के बेहतर हो जाते हैं। फिर आपके पास यासिर नवाज है, वो बना के बेहतर होते हैं। इतना प्रैक्टिस होते हुए ना हम उस जगह पे आ गए कि कुछ हमारे पास 8-10 फिल्म मेकर्स हो गए जो बहुत अच्छा कंटेंट दे सकते। अब इस दफा अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं आया, तो हम लोग महरूम रह गए फिल्मों से। हो सकता है आगे आए, उनको अपॉर्चुनिटीज मिले और पाकिस्तानी अवाम की जिम्मेदारी थोड़ी सी बन जाती है इस पॉइंट के ऊपर। तो जो कर रहे हैं बेहतर प्रोडक्ट है, इसके बारे में वो अच्छा वर्ड ऑफ माउथ आ रहा है, वो ये देखने जरूर जाए। तो अभी जैसे दगाबाज इस ईद के ऊपर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं चली तो बाकी फिल्म मेकर्स जो इन द पाइपलाइन बैठे हुए हैं वो भी शायद इंटरेस्ट या उनका एंथुसियाज्म या उनका इंटरेस्ट पाकिस्तानी सिनेमा में खो जाए। तो अब वो डिपेंड करता है कि कल जो वर्ड ऑफ माउथ निकलेगा लोगों के जाने के बाद। ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने थॉरली कि क्या क्या है और हमें क्या करना है, कौन सी मूवी देखनी है, किसमें क्या है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे। आप कुछ एंटरटेनमेंट से चलते खेल की तरफ। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान हो गया है। मोहम्मद आमिर की 4 साल के बाद वापसी हो गई है। इमाद वसीम भी हिस्सा बन गए हैं। UAE बोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा कर आने वाले मोहम्मद उस्मान भी एक्शन में होंगे। 17 रुकनी टीम का ऐलान कौमी सिलेक्शन कमेटी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में किया है। बाबर आजम टीम की क़यादत करने जा रहे हैं। इसी सारी सूरत पर बात करेंगे। फवाद मुस्तफ़ा साहब क्रिकेट एक्सपर्ट इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। चले जी, एडवांस में आपको ईद मुबारक। अब जरा आ जाते हैं खेल की तरफ। मुझे ये बताइएगा कि क्या ये कॉम्बिनेशन कैसा बनने वाला है, जो टीम सिलेक्शन हुई है उसको किस तरह आपने ऑब्जर्व किया है? अच्छा, 2 खिलाड़ियों के टीम में ना आने का मुझे ज्यादा सवाल है मेरे लिहाज से। एक मोहम्मद अली और दूसरे जो है वो सलमान अली आगा। मोहम्मद अली का मैं बताता चलूं को रेगुलर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं और उस डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस फर्स्ट क्लास क्रिकेट के साथ उन्होंने दी, तो उनकी PSL की टीम में जगह बनी और उसके बेसिस पे वो आए और PSL में भी परफॉर्म किया। तो जमान खान भी आ गए, आमिर भी आ गए, बाकी सारे भी आ गए। जो एक खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, जिसने फिर आके अपने आप को T20 में भी मनवाया, उसका टीम में ना आना मुझे समझ नहीं आया। हम बेसिकली क्या बताना चाहते हैं कि सिर्फ आप एक PSL एक ऐसा इवेंट है कि उसको आप फोकस करके खेलें, बाकी आप जो भी क्रिकेट खेलेंगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे उनका ना होना समझ नहीं आया है, क्योंकि PSL में भी शानदार परफॉर्मेंस थी और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी थी। और साथ साथ अगर हम बात करें तो सलमान अली आगा
हम मिडिल ऑर्डर बैटर की तलाश में हैं और सलमान जिस तरह से खेल रहे हैं, दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं, इन दोनों को टीम में होना चाहिए था। किसकी जगह होना चाहिए था, ये सिलेक्शन कमेटी से सवाल बनता है, लेकिन इन दोनों को टीम में जरूर होना चाहिए था। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा कि ये जो अभी वापसी हुई है मोहम्मद आमिर के 4 साल के बाद और इमाद वसीम भी है, ये क्या इनकलाब बर्पा करेंगे, मुझे बताइएगा। तो दोनों शानदार क्रिकेटर, इसमें कोई डाउट नहीं है। इमाद भी बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, आमिर भी बड़े शानदार क्रिकेटर हैं। सवाल ये होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सवाल ये है कि पिछले 4 सालों में वो कोई ऐसे प्लेयर नहीं प्रोड्यूस कर सके कि उन्हें दोबारा आमिर के पास जाना पड़ा और इमाद के पास। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिक्वेस्ट की, जिसके बेसिस पे उन्होंने रिटायरमेंट वापस ली और वो आके खेल रहे हैं। उन्होंने सही किया गलत किया एक अलग बात है, लेकिन सवाल बनता है कि हमारा क्रिकेट का सिस्टम जो है, क्या वो प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर रहा कि हमने जो है उन प्लेयर से बात की कि भाई आप रिटायरमेंट वापस लें, क्योंकि हमारे पास आपके लेवल के प्लेयर्स मौजूद नहीं है। तो ये सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बनता है और उसे इस बारे में सोचना पड़ेगा, और अगर ये बात ठीक है तो फिर बड़ी परेशान कुन बात है। चलिए फवाद साहब, हमने ये भी देखा है कि बाबर आजम बतौर कैप्टन उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे। जब उनको कैप्टनसी से हटाया गया तो उन्होंने परफॉर्म भी करके दिखाया, अब वो फिर से कैप्टन है, तो उनसे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, उन्हें हटाया था, गलत हटाया था। अब शाहीन को हटाया, वो भी गलत हटाया है। मसला सारा ये है कि हमारे यहाँ कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होती, और हमें ये बताया जाता है कि एक कप्तान अगर कोई बड़ा इवेंट हार जाता है तो उसे हटा देना चाहिए। तो मेरा कहने का ये है कि पहले तो जिसको आप कप्तान बनाते हैं उसके साथ बैठ के प्लानिंग करें कि जी कितने साल के लिए हैं और उनसे क्या रिक्वायरमेंट है और क्या उनकी परफॉर्मेंस रहेगी, तो वो इस कुर्सी, और अगर नहीं रहेगी तो वो खुद समझ जाएं कि उनको या वो खुद छोड़ दें या वो हटा दिए जाएंगे। हम बात नहीं करते। सही। अच्छा, 5 मैचों के लिए फिर हटा दिया, अब इन्हें कितने अरसे के लिए बनाया, ये बात नहीं। हमारे यहाँ तो होता है, लेकिन अगर बाहर की दुनिया से आप देखें तो बेसिकली ये आप हंसने का मौका देते हैं अपने ऊपर दूसरे लोगों को कि भाई कोई सिस्टम ही नहीं है, जिसको चाहे जब ले आए, जिसको चाहे जब हटा दें, बात की ना कि जिसको चाहे जब हटा दें, जिसको चाहे जब ले आए, कोई मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है। इसी वजह से हम ये देखते हैं कि बैकअप भी मौजूद नहीं होता। तो खिलाड़ियों को पता होता है कि बस हम ही हैं, हमने खेलना है, हम नहीं भी खेलेंगे तो हम ही हैं। अब आप ये देखें, बेंच पे जब आपके पास ऑलरेडी बैकअप्स मौजूद होंगे तो ये भी प्रेशर में खेलेंगे एटलीस्ट कि भाई अगर मैंने ना परफॉर्म किया तो मेरे पीछे वो बैठा हुआ है, उसको आगे ले आएंगे। ये सिस्टम कब डेवलप होगा हमारे क्रिकेट में? देखिए, ये तो सोचना पड़ेगा ना कि बैकअप कहाँ से आता है। बैकअप आता है ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट से, डोमेस्टिक क्रिकेट से। अब वो किस स्टैंडर्ड की हो रही है और वहां से बैकअप क्यों नहीं आ रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम क्वांटिटी की तरफ जा रहे हैं, हमें क्वालिटी की तरफ जाना पड़ेगा। भले हम नीचे लेवल पे क्वांटिटी बढ़ा दें, लेकिन आगे चल के हमें क्वालिटी का ख्याल करना पड़ेगा और हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। साथ साथ बहुत सारे रास्ते खुल गए खिलाड़ियों के लिए। खिलाड़ी अमेरिका जा रहे हैं, खिलाड़ी यूएई जा रहे हैं, अब सऊदी अरब में भी प्लेयर जाना शुरू हो गए। तो अगर हमने इस बारे में नहीं सोचा तो हम बाकी शोबों में जो ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं, क्रिकेटर भी आपको नहीं मिलेगा। अभी मैं रमजान की बात बता दूं कि कोई साहब अमेरिका से आए हुए थे, उन्होंने मुझे बताया कि 8 से 10 खिलाड़ी जो है पाकिस्तान के, वो अमेरिका मूव हो रहे हैं, जिनमें से 1-2 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो मुझे नजर आ रहा था कि पोटेंशियल में पाकिस्तान को सर्व कर सकते थे। तो ये मैंने कहा आपके तवज्जो से इत्तला भी दे दूं, इस बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा। नहीं सोचेंगे तो हम हॉकी का भी हाल देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा फवाद साहब, अभी जो टीम जिसको अनाउंस किया गया न्यूजीलैंड के खिलाफ, आगे जाहिर है वर्ल्ड कप में भी फिर मुमकिन तौर पर यही टीम होगी। कॉम्बिनेशंस क्या होने चाहिए, जो बैटिंग ऑर्डर है क्या होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, अब ये तो बाबर ने डिसाइड करना है कि साइम के साथ वो ओपन करेंगे या रिजवान के साथ ओपन करेंगे। अब ये सारा कुछ बाबर के ऊपर है। मैं नहीं समझता कि इस कोचिंग स्टाफ से भी उन्हें कोई सवाल होगा। मोस्टली बाबर ही सारा कुछ डिसीजन लेंगे और अब इस सीरीज के बाद पता चलेगा। सीरीज मेरे ख्याल से 5-0 पाकिस्तान को जीतनी चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड की मेन प्लेयर्स तो आ नहीं रहे हैं, और अगर हम सीरीज में अगर कुछ मैचेस हारते हैं तो मतलब ये मेरे ख्याल से हमारी थोड़ी ख़राब परफॉर्मेंस रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि जितनी बड़ी पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान की कंडीशंस हैं, पाकिस्तान को ये सीरीज 5-0 जीतनी चाहिए। 5-0 जीतनी चाहिए। अच्छा, अब आगे वर्ल्ड कप भी राउंड द कॉर्नर, आई थिंक जून में होने जा रहा है वर्ल्ड कप, तो उसकी तैयारी के लिए सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंस रखती है? और दूसरा ये भी बताइएगा, काकूल में जो भी ट्रेनिंग हुई है हमारे प्लेयर्स की, उसका हमें कुछ इम्पैक्ट नज़र आएगा परफॉर्मेंस पे?
नहीं, देखिए ट्रेनिंग तो हो गई, बेसिकली वो टीम बिल्डिंग के तौर पे मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर रही होगी, लेकिन जिस किस्म की ट्रेनिंग थी ये ज़्यादातर ऑफ सीजन होती है दुनिया भर में। मैं ट्रेनिंग की ये नहीं कहूँगा कि उसका फ़ायदा शायद ऑफ सीजन ज़्यादा होता, बट अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग मेन तो आपने क्रिकेट खेलनी है। वो देखें कि किस तरह से आप खेलते हैं, टीम बिल्डिंग के हवाले से कैसा रहा, क्योंकि हमने देखा कि कप्तान चेंज हुए हैं और इतनी खुशी से वो चेंज नहीं हुए, तो वो जो एक इत्तेफाक चलता चला आ रहा था वो देखना आगे चल के कितना कायम रहेगा। न्यूजीलैंड की सीरीज है, इंग्लैंड की सीरीज है, आयरलैंड की सीरीज है, वर्ल्ड कप है, तो क्रिकेट ही क्रिकेट है। आपको देखने वालों को मजेदार भरपूर 2-3 महीने रहेंगे। जबरदस्त है। फवाद साहब, एक चीज़ और भी है, जब बाबर कैप्टनसी कर रहे थे, चूंकि अब फिर से कर रहे हैं, उस दौरान हमें कुछ अजीब अजीब सी खबरें भी सुनने को मिली, कुछ लॉबिंग की बात हुई, आप समझ रहे हैं मैं जो इशारा कर रही हूँ, फिर शादी जो अटेंड की गई, फिर उसमें जो आया जो नहीं आया, बस एक ग्रुपिंग की बात हुई कि बड़ा पॉलिटिक्स चल रही है और जाहिर है जो दोस्त हैं उनको मौका दिया जा रहा है, बाकियों को पीछे किया जा रहा है। ये पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई है या फिर होनी चाहिए, इस हवाले से क्या माहौल है? देखिए, कहाँ नहीं है थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स, क्रिकेटर भी इसी माशरे का हिस्सा है, तो उतनी ही पॉलिटिक्स जितनी बाकी जगहों पे उतनी क्रिकेट में भी है। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बात होती है, तो इस पे खबरें भी जो कुछ नहीं भी होती वो भी खबरें बन के आ जाती हैं। तो ये तो हमेशा से रहा है, हमेशा से रहेगा। थोड़ी बहुत सियासत हर जगह होती है और रहेगी। आइडियल सिनेरियो मुझे तो नहीं लगता कहीं भी रहा हो। अब उनको मैनेज करना कप्तान का काम है। लेट्स सी बाबर इन सबको कैसे मैनेज करते हैं। चले, बिल्कुल आपने सही कहा कि पॉलिटिक्स तो जाहिर है वो हर जगह होती है, लेकिन उसमें देखना पड़ता है कि क्या किस तरह से हो रहा है। मुझे बताइएगा, मोहसिन नकवी साहब से आपकी क्या उम्मीदें हैं? जाहिर है पीसीबी के से पहले ज़क्का अशरफ साहब, नजम सेठी साहब, सबके अदवार हमने देखे हैं, लेकिन अभी बिल्कुल नए पीसीबी के चेयरमैन हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? देखिए, एक्सपेक्टेशन तो हर आने वाले चेयरमैन से यही होती है कि क्रिकेट में वो बेहतरी ला सकें और इतनी बेहतरी लाएं कि हमारी टीम एक दुनिया की बेहतरीन 2-3 नंबर की टीमों में उनकी काफी तारीफ सुनी है कि वो बड़ा चीज़ों को ज़ाहिर डेप्थ में जाके देखते हैं और बेहतर करने की दिल से कोशिश करते हैं, उनकी नीयत बहुत अच्छी होती है। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि आपको जो सिस्टम जिसके फुकदान की आप बात कर रहे हैं वो आपको बनता नजर आ रहा है? देखिए, अगले 2-3 महीने में वाज़े हो जाएगा। ना मैं ज़्यादा तनकीद करता हूँ ना मैं तारीफ करता हूँ, सिर्फ देख रहे होते हैं। अभी जो कुछ डिसीजन हुए हैं उनसे तो नहीं लग रहा कि कुछ, क्योंकि वो भी नए आए हैं, वो भी लोगों को देख रहे हैं, परख रहे हैं। चले जी, देखते हैं क्या मुझे पता है, ये मुझे जरूर पता है कि अगर कुछ नहीं होगा तो वो डिसीजन लेंगे, ये वो लेते रहे हैं। तो अब वेट एंड सी, बिल्कुल सही बात है। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू टाइम, आप हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। वेलकम टू बोल के जायके। शेफ माहिदा आज बहुत प्यारी लग रही है, मेरे साथ मौजूद है। चांद रात भरपूर इन्होंने मनानी है, मुझे इनको देख के अंदाजा हो रहा है। तो जनाब, रेसिपीज भी जबरदस्ती आपके साथ शेयर करनी है। आज क्या बनाने जा रहे हैं, क्या पकने वाला है, बता दें। आज सर्विस में बनाने जा रहे हैं कीमा, ठीक है, चटखारा कीमा, जो कि हम तवे पे बनाएंगे। ओहो। ये ईद पे मेरा ख्याल है कि हर घर में जो है वो लाजमी कीमा बन रहा होता है। सही। तो आज हम आपको वो कीमा बनाना सिखा रहे हैं और इसके साथ हम इसके कॉन्डिमेंट जो मसाला प्याज बनती है वो साथ में दिखाएंगे। और जी करशी की हम इलायचीन से 1 मिनट लेमनेड बनाएंगे। जबरदस्ती से पहले कि हम शुरू करें, हाँ जी, मैं ये चाह रही हूँ कि थोड़े से हाथ धो लेने चाहिए, ठीक है, और वो भी लाइफ बॉय के लिक्विड हैंड वॉश के साथ, जो कि 100% हमें जर्म्स के साथ प्रोटेक्शन देता है, जर्म्स यानी कि ख़त्म करता है विदिन 10 सेकेंड्स। तो ये जनाब, आपने खोला पानी, 2 ड्रॉप्स आपने लिए लेमन मिक्स के लिक्विड सोप के, और अपने हाथों को आपने अच्छे से धोना है, क्योंकि किचन में ना जब तक आपके हाथ का इस्तेमाल ना हो ना, मेरा नहीं ख्याल के खाने में वो जायका आता है। इस वक्त लाइफ बॉय का ये, क्योंकि अब इस वक्त ना हमारे पास लिक्विड सोप्स 2 तरह के हैं, तो मेरे मुंह से शायद निकल गया है लेमन मिक्स। तो ये है जी लाइफ बॉय, जिसका मैंने हैंड वॉश यूज़ किया है, 100% जर्म से प्रोटेक्शन विदिन 10 सेकेंड्स। तो इस रमज़ान अपने घर इसको लेके आए, रमज़ान तो ख़त्म हो गया, बल्कि इस ईद अब लेके आए और अपनी खुशियों को महफूज बनाएं। ईद के बाद भी खुशियों को महफूज बनाना चाहते हैं तो लाइफ बॉय का हैंड वॉश आपके किचन में होना चाहिए। जी हम इसका बता देते हैं थोड़ा सा। हमने इसके अंदर ऑयल लिया था 2 कप जितना,
उसके बाद हमने इसके अंदर कीमा डाला था, हमने बीफ का कीमा लिया है, आप मटन ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और इसके साथ साथ हमने इसको पकने के लिए रख दिया था। तकरीबन हमें यहाँ पर 15 मिनट हो गए, हमने इसको ढक के छोड़ दिया था ताकि कीमा अच्छी तरीके से पक जाए। अब हम इसके अंदर जो डालेंगे वो हमारे पास टमाटर फाइन हमने चॉप किए हुए हैं, ठीक है, छिलके के साथ ही हैं ये। आपने तकरीबन 3 से 4 अदद इसके अंदर टमाटर डाल देने हैं, ठीक है जी। और इसके साथ साथ आपने इसके अंदर अनियन फाइन चॉप डालनी है, तकरीबन 1 मीडियम अनियन तक आपने लेनी है और फाइन चॉप करके आपने इसके अंदर अनियन डाल देनी है। और इसके साथ साथ आपने इसके अंदर जो है वो जिंजर गार्लिक चॉप्ड हुआ हुआ आपने इसके अंदर डाल देना है, तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा सा भुनने के लिए हम यहाँ पर आप जब तक इसको भुनने के लिए छोड़ी हैं, मैं नाज़रीन को एक बार फिर से बता देती हूँ कि आज जनाब हमारी रेसिपी है चटखारा कीमा। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स चाह रहे हैं, चार्ट भी अगर दिखा सकते हैं प्रोड्यूसर साहब तो वो दिखा दें। इसमें जनाब हमारे पास मिन्स कीमा है तकरीबन 1.5 किलो के करीब जो कि इस्तेमाल हो रहा है। फाइन चॉप्ड टमेटोज़ हैं वो भी तकरीबन 6 के करीब हैं। फाइन चॉप्ड अनियंस हैं वो 2 अदद हैं। चॉप्ड गार्लिक जिंजर 2 टेबलस्पून जाएगा। सॉल्ट हस्बे ज़रूरत जाएगा। हल्दी पाउडर हस्बे ज़रूरत जाएगा, वैसे 1 टेबलस्पून बहुत होता है। रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून जाएगा। ज़ीरा पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर ये भी 1 से 2 चम्मच जाएंगे। उसके अलावा तवा जो इस पे इसको हमने फिर भूनना है, उस पर बटर आपको चाहिए। और कीमा जो कि आपने थोड़ा सा इसमें से भूना होगा वो भी वहाँ जाएगा। घी 1 कप जाएगा, दही 1 कप जाएगी और ग्रीन चिली स्लाइसेस 5 to 6 जाएंगे। एंड में कोयले से हम इसको दम कर देंगे। ऐसा ही तो आप इसको भूनें, तब तक मैं नाज़रीन को बताती हूँ कि हमारे किचन में और क्या क्या मौजूद है। अभी जनाब हमारे पास लेमन नेक्स का ये लिक्विड सोप है जिसके 1 to 2 ड्रॉप्स हम इस स्कॉच ब्राइट पर डालेंगे। झाग बनता जाएगा, बर्तन धुलते जाएंगे। 3x मोर टाइम्स ये ग्रीस को कट करता है। बर्तन धोने की नो टेंशन, मेहमान आए कोई मसला ही नहीं है, बर्तन धोना कोई इशू नहीं है। लेमन नेक्स बार भी है, ये भी आप लगा सकते हैं स्कॉच ब्राइट पर, जल्दी से ये लग जाती है। थोड़ा सा पानी डलेगा, झाग बनता जाएगा, बर्तन धुलते जाएंगे। उसके अलावा इस रमज़ान जनाब लिप्टन हमारी अम्मियों के लिए ख़ास तोहफा लेके आया है। हमारे किचन के कैबिनेट में मौजूद वो जार जिसमें पत्ती होती है वो अब तब्दील करना है, क्योंकि लिप्टन ने ये तोहफा भिजवाया हमारी अम्मियों के लिए। जार ऑफ जॉय जो कि हमारे किचन की रौनक को बढ़ाएगा, ये लेकर आइए। चाय जब जब लिप्टन की बनती है वही गोल्डन कलर आता है, वही खुशबू, वही जायका जो कि लाजवाब होता है। तभी मैं हमेशा मायदा आपसे पूछती हूँ कि चाय चाहिए कौन सी जनाब? लिप्टन ही तो है जनाब, लिप्टन ही तो है जनाब। तो ये आप जार ऑफ जॉय लाइए और अपने किचन की रौनक को बढ़ाइए। मैं बहुत सारे ले आई हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, तो लिहाजा आपको भी मशवरा है कि आप भी ले आएँ। दूसरा जनाब पामोलिव का सोप, ये भी हमारे किचन में मौजूद है। इसमें जनाब एलोवेरा और ऑलिव्स का एक्सट्रैक्ट है जो कि आपकी स्किन को करता है हाइड्रेट और देता है ग्लो। और बड़ा जेंटली हैंड वॉश होते हैं, हाथों से खुशबू आती है। किचन में ये भी लाजमी रखें ताकि हाथों से भी खुशबू आती रहे। जी, हमने इसके अंदर जो है जो हमारे टमाटर और वो तो हमने बता दिया था, वो सब डाला है। अब हम इसके अंदर सारे हमारे जितने ड्राई मसाले हैं, जिसमें नमक था 2 टेबलस्पून हमने वो डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, हमने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर ऐड कर दिया है और साथ में हमने इसमें देगी मिर्च भी ऐड की है थोड़ी सी इसको कलर देने के लिए। ठीक है जी, हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अच्छा, साथ में हमने कोयला भी यहाँ पे देखने के लिए रख दिया है और हमने अपना जो हमारा तवा है उसको भी प्रीहीट होने के लिए रख दिया है, क्योंकि हमने पहले से कीमे को कुक कर लिया था पानी के अंदर ढक्कन ढक के। तो अब हम अपना जो हमारा तवे का प्रोसेस है वो अब हम स्टार्ट करेंगे। ये जो भी हम इसको फाइनल टच देंगे वो हम तवे के ऊपर देंगे। अच्छा, ये जो है इस स्टेज पे आके आप इसको यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। ठीक है, तकरीबन आप इसको 1 महीने के लिए इस स्टेज पे यहाँ पर आप स्टोर कर सकते हैं। आपने जब जब बनाना है, आपने तवे के अंदर जो अभी हम प्रोसेस करना सिखाएंगे वो आप करेंगे और ये आपका रेडी हो जाएगा। फाइनल टच हम इसको यहाँ पर देंगे। ये चूल्हा अब हम बंद कर देंगे। सही, ठीक है जी। चले जी, एक बार फिर से हम चार्ट भी दिखा देते हैं। चटखारा कीमा का स्क्रीन पर नजर आ रहा है। बीफ मिन्स 1.5 kg, फाइन चॉप्ड टमाटो 6, फाइन चॉप्ड अनियन 2 अदद, चॉप्ड जिंजर गार्लिक 2 टेबलस्पून, सॉल्ट 2 टेबलस्पून,
हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून, जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, खुश्क धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून और तवे पर जनाब बटर जो कि 4 टेबलस्पून जा चुका है और प्रिपेयर्ड जो कीमा है वो जाएगा, घी जाएगा 1 कप, योगर्ट जाएगी 1 कप और एंड में जनाब ग्रीन चिली के स्लाइस जाएंगे 5 to 6। जी हमने इसके ऊपर बटर डाल दिया है, ठीक है। अब हम इसके अंदर जो है, जो हमने कीमा को प्रिपेयर करके रखा है वो हम इसके अंदर जितनी हमें ज़रूरत है, हमने जितना रेडी करना है हम वो डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। और हम इसके अंदर इसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है जी। हमारे लिए इतना भी बहुत है। हम इसको यहाँ पर रेडी करेंगे, तेज़ फ्लेम के ऊपर पकाएंगे हम ताकि इसकी भुनाई होगी इसी स्टेज के ऊपर, ठीक है जी। अब हम इसके अंदर जो चीज़ ऐड करेंगे वो हमारी ग्रीन चिलीज़ है। तकरीबन 4 से 5 आपने ग्रीन चिलीज़ लेनी है, इस तरीके से जूलियन कट हुई भी, सही है। इसको अब अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक इसकी भुनाई हो रही होगी। हम अपनी जो हमारी मसाला प्याज है जो इसके साथ सर्व होती है वो हम बनाएंगे, रेडी करेंगे, जो इसके साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। क्या बात है, ज़बरदस्त मायरा। ये जब तक इसकी भुनाई हो रही है, यहाँ पर थोड़ी सी मुझे जिंजर मिल जाए अगर, ये यहाँ पर हम थोड़ी सी इसमें जिंजर डालेंगे, ठीक है। और जी इसकी यहाँ पर अच्छी तरीके से ये यहाँ पर इसकी भुनाई हो रही है, ठीक है। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। इसी स्टेज पे आके हम इसके अंदर दही डाल देंगे। दही हम चूल्हे को हल्का करके डालेंगे ताकि ये स्प्लिट नहीं हो जाए, ठीक है। हमने इसके अंदर 3 से 4 चम्मच जितनी दही डालनी है, बस इनफ है। चले जी। ये हमने अच्छा, मैंने भी वैसे रमज़ान बिल्कुल अब अपने एंड पे है, ज़ाहिर आज आखिरी मेरा ख्याल रोज़ा होगा। मैंने भी कल सोचा कि रमज़ान तो अब हो गया ख़त्म, तो ये समोसे पकोड़े तो अब इसके बाद बनने वाले नहीं है, ऐसा ही तो है। घर के बने हुए समोसे मैंने खाए हैं और बाकायदा मतलब जितना हो सकता था ना उसको खट्टा जो मैंने करना था अच्छा तो मैंने किया है। तो अब मेरा भी गला जो है ना ईद के मौके पर अल्लाह खैर करे, मुझे लग रहा है कि कुछ अब ख़राब हो रहा है। चलें इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। ये हमने यहाँ पर हमारा ये कुक हो रहा है, भुन रहा है। हमने यहाँ पे अनियन को अच्छी तरीके से स्लाइस किया हुआ है। अच्छा, हमारे हाथ धुले में हमने लाइफ बॉय से हाथ वॉश कर लिए थे। हम इसके अंदर अनियन को हमने जो स्लाइसेस किया हुआ है, अच्छा वहाँ पर मेरे पास और भी स्लाइसेस हैं, हम इसके अंदर ये डालेंगे और इसके साथ हम लेमन जूस ऐड करेंगे इसमें, ठीक है, तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना। और इसके साथ साथ हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, ठीक है। इसमें ये जाएगा 1 टीस्पून जितना रेड चिली पाउडर। और जी इसके साथ ही इसमें जाएगा ब्लैक सॉल्ट, काला नमक इसमें जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, तकरीबन ½ टीस्पून जितना। बड़ी अलग सी रेसिपी है ये अनियंस की। ये इसके साथ बहुत ही मज़े की लगती है और ये इसके साथ सर्व होती है, ठीक है जी। हमने इसके अंदर ये चीज़ें डाली, अब हम इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे, ठीक है। और हम इसको इसके साथ सर्व करेंगे और ये इतना मज़ेदार फ्लेवर देगी ना, ये देखें जी। लेमन जूस, रेड चिली पाउडर और ब्लैक सॉल्ट हमने इसके अंदर डाला है। ये जी ये हमारी रेडी हो गई है, ठीक है। ये हम इसके साथ सर्व करेंगे। हम इसको मिक्स कर देते हैं और इसके साथ साथ हम फिर बनाएंगे अपना इलायचीन का ड्रिंक, मिंट लेमनेड। क्या बात है, ज़बरदस्त मायदा। ये बस हमारा उसमें जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो सिंपल हैं, बस इलायचीन का लेमनेड हम बनाएंगे। उसके साथ हमने इलायचीन लेनी है करशी की, उसके साथ हमने मिंट लीव्स लेने हैं, लेमन जूस लेना है, ब्लैक सॉल्ट लेना है, बस दैट्स इट। हमारा रेडी हो जाएगा। जब तक कि हमारी भुनाई हो रही है यहाँ पर हम अपनी वो रेसिपी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है जी। हमने ब्लेंडर में पानी ऐड करना है, ठीक है। और इसके साथ हम बहुत सारे मिंट लीव्स ऐड करेंगे। और सॉरी शुगर, प्लीज़ आप मुझे इलायचीन पास कर दें जी। हमने इसमें काफ़ी सारे बंच ऑफ मिंट शामिल किया है। इसके साथ हम करशी का इलायचीन शामिल करेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जितना। हम लेमन जूस डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून जितना। और इसके साथ साथ हम इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे, बहुत ही थोड़ा सा, लाइक 1/4 टीस्पून जितना हम इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे। और हम इसको ब्लेंड कर देंगे
और ये हमारा इलायचीन का मिंट लैमिनेट रेडी है। इसको अगर प्लीज़ इसको चेक करवा लें। जब तक ये हमारा वो चेक हो रहा है ब्लेंडर, तो हम इसको यहाँ पे ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। हम यहाँ से अपनी सफाई कर लेते हैं ताकि हम अपना इसको सर्विंग की तरफ लेकर आए। ये हम जो हमारी मसाला प्याज है हम इसमें ये सर्व करेंगे। ये यहाँ पर हम इसको अच्छा, मैं इसको दूसरी जगह पे लगाती हूँ। ठीक है, ये हम उनको देते हैं कि अगर वो ब्लेंड करके लें। ये यहाँ पर हमारी इसको ब्लेंड कर, ये हमने इसमें अपनी मसाला प्याज जो है ये क्या सर्व कर बात दी है, है। जबरदस्त फायदा, बेहतरीन, शक्ल भी बहुत अच्छी है जी। अब हम अपना जो हमारा कीमा है जो हमने बनाया है चटखारा कीमा, जी हम उसको जो है वो सर्व दम करेंगे पहले। अच्छा, दम हाँ एंड जी। में करेंगे। दम हम डायरेक्ट जो है वो बॉल के अंदर करेंगे इसको। ठीक है जी, ये हमारा जो है ये रेडी है। अगर हम दम इसी के ऊपर ही कर लें कुछ, वैसे मुझे लगता है आपको उसमें करना चाहिए ताकि उसको बंद करनी चाहिए। बस ये हम बंद इसके कैसे ऊपर, ये करेंगे? हमारा रेडी है। ठीक है, हम इसको यहाँ पर निकाल लेते हैं। और जी ये हमारा, हम इसको दम देने के बाद ही फिर इसके ऊपर जो गार्निशिंग वगैरह करनी है हम फिर इसके ऊपर वो गार्निशिंग करेंगे। ये हम ऑयल प्लीज अगर मुझे दे दें। बिल्कुल, ये लीजिए ऑयल। ये हमने इसके ऊपर, अच्छा हमारे पास कवर हमें चाहिए होगा। ये कवर यही बना रख लीजिए वक्ती तौर पे। ठीक है जी, ये हम इसके ऊपर यहाँ पर ऑयल डालेंगे। चले जी, ज़बरदस्त। ठीक है, और जी हमने इसको यहाँ पर कवर कर देना है। ठीक है, तकरीबन हमने इसको हार्डली 10 से 15 सेकंड तक हमने छोड़ना है। इसमें बहुत ज़्यादा हमने स्मोक नहीं देना है। अच्छा, ये आप ठीक है, मैं इसको सर्व कर देती हूँ। ये हमारा इलायचीन मिंट लैमिनेट रेडी है। नहीं, वो आ जाएगा, बस थोड़ा सा हमें इसको स्मोक देना है। ज़बरदस्त, बेहतरीन, सो रिफ्रेशिंग, बाय लुक ही सो रिफ्रेशिंग। हम इसकी रेसिपी रिपीट कर देते हैं कीमे की जब तक हम इसको सर्व कर रहे हैं। ठीक है जी, कीमे की रेसिपी आप रिपीट कीजिए। इंग्रेडिएंट्स मैं 2 दफ़ा बता चुकी हूँ। ठीक है जी, हमने यहाँ पर कीमा लिया बीफ का। ठीक है, तकरीबन हमने इसको 1 kg लिया है। आप बीफ का कीमे के बजाय मटन कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ जो आपने चीज़ इसमें ऐड की है वो आपने पानी लिया है, ऑयल लिया है। ठीक है, और उसके साथ आपने इसको ढक के रख दिया था पकने के लिए। आप इसके साथ जो है वो फिर आपने हमारे ड्राई स्पाइसेस डालने हैं, जिसमें हमारे पास ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, ठीक है, नमक है, और साथ हमारे पास रेड चिली पाउडर है। रेड चिली पाउडर के साथ हमने इसको अच्छी तरीके से भुनाई की थोड़ी देर, और टमाटर हमने डाले जो कि हमने पहले से चॉप करके रखे हुए थे, अनियन चॉप की हुई थी, वो हमने ऐड किया इसके अंदर। और उसके साथ हमने थोड़ा सा इसको बस पकाया, और पकने के बाद हमने इसके अंदर जो है वो फिर हमने तवे के ऊपर प्रोसेस किया। तवे पे प्रोसेस करने के लिए हमने उसमें बटर ऐड किया, और जितनी हमें ज़रूरत थी हमने कीमा लिया, उसकी भुनाई की। ग्रीन चिली जो हमने स्लाइस की हुई थी वो हमने ऐड किया। उसके साथ हमने 2 से 3 टेबलस्पून जितनी दही ली, उसको हमने अच्छी तरीके से भुना है, और भूनने के बाद हमने इसके अंदर कोयले का दम दे दिया है। ठीक है, और जी हमारा ये कीमा चले जी। और जनाब मैं कहूँगी कि आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, अपना फीडबैक देना मत भूलेगा। दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल, बोल के जायके सेगमेंट देखिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए। और मेरी और शेफ माहिदा की तरफ से आप लोगों को एडवांस में चांद रात मुबारक। होप्स हो कि चांद रात हो जाएगी और कल ईद होगी। ईद की खुशियों में हमें लाजमी याद रखिएगा, शो देखना नहीं भूलना, और फीडबैक भी लाजमी देना है। और मैं चाहूँगी कैमरा मैन एक दफ़ा दिखा दे फाइनल लुक हमारी दोनों रेसिपीज़ की, फिर हम जाएंगे इजाज़त की तरफ। जी ये हमारी ज़बरदस्त। चलें जी, ये आपने देख ली दोनों रेसिपीज़, बहुत आसान है, बहुत मज़े की बनेंगी। अपने घर वालों को खुश करें, बच्चे भी खुश होंगे, लाजमी ट्राई करें। और अब आपसे मुलाकात होगी वापस स्टूडियोज़ में। साकोए
तज़ाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई तज़ाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को नजर से सब्ज़ गुंबद को बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। हुजूर बात बन जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात जाए। हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम बहुत खूब, बहुत खूब। नात ख्वां मंसूर साहब इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बहुत ही प्यारा कलाम और समा बांध दिया आपने। बहुत शुक्रिया
कि आप तशरीफ़ लाएँ हैं। और नाज़रीन, माह सयाम की आखिरी रात इंतहाई अहमियत की हामिल होती है। हमारे यहाँ होता यह है कि हम शॉपिंग में याद पता नहीं रखते हैं, नहीं रखते हैं, बाज़-औक़ात भूल जाते हैं, इस रात को ज़ाया कर देते हैं। लेकिन शरई एतबार से इस रात की बहुत ज़्यादा अहमियत है, जिसको हम चांद रात कहते हैं। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत और मुक़द्दस महीने के इख्तिताम पर आने वाली रात को लैलतुल जायज़ा यानी कि शब ईद उल फितर आती है, जो कि चांद रात के नाम से मारूफ है। ये रात खुसूसी बरकतों, रहमतों, बख्शिश, मग़फ़िरत और निहायत फजीलत की हामिल है। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक की तमाम रातों से ज़्यादा सखी और फयाज होकर अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। इसी पर बात करने के लिए तालिम दीन हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती वसीम सादिक साहब। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त के लिए। मुफ्ती साहब, बहुत सारे लोग हैं जो कि इस बात से वाकिफ़ नहीं है। उनको लगता है कि बस रमज़ान का आखिरी रोज़ा था, बस हो गया, और अब ये चांद रात है, बस अब सिलसिला शुरू हो गया खुशियाँ मनाने का, इंजॉय करने का और इस त्यौहार को अच्छे से मनाने का। मैं चाहूँगी शरई एतबार से इस रात के हवाले से क्या तालीमात हैं, ज़रा रोशनी डालिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, इंसानी आदत है, इंसानी तबीयत है, वो जब भी कोई मेहनत करता है, मज़दूरी करता है, जब भी वो कोई काम करता है, तो अपनी आदत के मुताबिक वो ये चाहता है कि अब उसको उसकी मेहनत का सिला दिया जाए, उसको उसका अजर मिलना चाहिए और उसकी मेहनत का उसे कुछ बदला मिलना चाहिए। सही। जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो आप देखें हमारे मामूलात बदलते हैं और हमारे शब व रोज़ के जो सिलसिले हैं उसमें बहुत सारा बदलाव पैदा होता है। तहज्जुद के वक्त हम जाग रहे हैं, खाना खाने का वक्त चेंज हो रहा है, भूख प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं। ये सारे मामूलात हम क्यों करते हैं? इसलिए कि हम समझते हैं कि हमारे रब का हुक्म है, हमने अपनी ज़िंदगी को इस महीने में तब्दील कर देना है। अच्छा, ये सारे काम बड़ी मेहनत वाले हैं, बड़ी मुशक्क़त वाले हैं और अपने पूरे साल के मामूलात को तब्दील करके सोने के, खाने के, उठने बैठने के, फिर इबादत के, इसी तरह सदका और खैरात के तमाम चीज़ें जब हम बदल देते हैं और मुशक्क़त वाला काम होता है, ये भी एक मेहनत है ज़ाहिर है। अच्छा, अब उस मेहनत के बाद इंसान भी ये तवक्को रखता है कि मुझे इस मेहनत का कोई सिला मिलना चाहिए, कोई अजर मिलना चाहिए। देखिए हमारा रब कितना मेहरबान है, वो कितना रहम फरमाने वाला है। उसने हमारी आदत के मुताबिक अजर तो हमें मिलना है, आखिरत में भी मिलना है, दुनिया में भी कुछ ना कुछ उसका हम जो है ना वो देखते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी आदत के मुताबिक ये ऐलान कर दिया कि पूरा महीना जो मेरे बंदों ने मेहनत की है, अब जब चांद रात आएगी जो कि लैलतुल जायज़ा है, इसमें मैं अपने बंदों के लिए इनाम का ऐलान फरमाऊँगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, लैलतुल जायज़ा का माना भी ये होता है, जायज़ा इनाम को कहा जाता है। अब यानी ये इनाम मिलने की रात है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होती है हमारे यहाँ लोगों से, वो ये होती है कि मेहनत तो कर ली है, अब अजर मिलने का वक्त आया है, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम उस अजर को ज़ाया कर देते हैं। अगर मैं बात ये करूं कि इस रात में इबादत करने पर या इस रात में रब के हुजूर हाजिर होने पर, दुआएं मुनाजात करने पर क्या अजर मिल सकता है, सही। तो देखिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब भी कोई बंदा शब ईद यानी ईद की रात में अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाता है, फरमाया उसकी इतनी बड़ी बरकत है कि अल्लाह उसके दिल को जिंदा फरमा देता है उस दिन जिस दिन सारे दिल मुर्दा हो जाएंगे। यानी मैदान महशर में उसकी हैबत की वजह से जब दिलों को मुर्दा करार दिया जाएगा तो फरमाया वो शख्स अपनी रूह और दिल के साथ जिंदा होगा जो शब ईद में इबादत करेगा। ये तो उस रात में इबादत करने की फजीलत है, लेकिन ये रात इनाम मिलने की रात होती है। अब होता यह है कि हमने महीना भर मेहनत की, इनाम मिलने का वक्त आया तो हम किसी ऐसे रास्ते पर चल पड़े कि जो अपने अजर को ज़ाया कर दिया। मतलब ये कि हम किसी गैर शरई काम की तरफ चले गए, हम चांद रात को अपने तसव्वुर से मनाने के लिए चले गए, बाज़ारों की तरफ एक बग़ैर किसी काम के रुख कर लिया, बेहुदा लग़्व बातों में शामिल हो गए, तो इससे हमारा अजर ज़ाया हो जाता है। यानी हमें ये चाहिए कि ये अजर मिलने का वक्त है तो इस वक्त हमें रब के हुजूर हाजिर होकर उस अजर को समेटना चाहिए। अच्छा देखिए, इसकी एक बड़ी शानदार मिसाल दी है कुरान पाक के अंदर कि ये जो लोग इतनी मेहनत करने के बाद अपना अजर अगर ज़ाया कर लेते हैं, चूँकि हमारा प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है और बोल चैनल का भी यही मकसद है, आपने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया लोगों के लिए कि उन्हें इस तरफ भी तवज्जो दिला दी जाए कि वो अपनी मेहनत ज़ाया ना होने दें। अब जो शख्स मेहनत करके ज़ाया कर देता है, कुरान करीम में उसकी एक मिसाल बयान की है। अल्लाह ताला ने फरमाया अयवद्दु अहदुकुम अन तकून लहू जन्ना मिन नखील व अनाब। अब पूरी आयत काफ़ी तवील है, उसका मफहूम ये है, परवरदिगार आलम फरमाता है क्या तुम में से कोई शख्स ये भी चाहता है
कि उसके लिए एक बहुत शानदार किस्म का बाग हो, उसमें फल हो, उसमें सारी सहूलतें मौजूद हों, नहरें रवा दवा हों और उसके रिस्क का इन्हिसार उस बाग पर हो, उन फलों पर हो। और हालत ये हो उस शख्स की कि वो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में बुढ़ापे में पहुंच गया हो, अब वो मेहनत भी नहीं कर सकता, उसकी कमज़ोर औलाद है, उस औलाद को पालने के लिए भी उसका ज़रिया वो बाग है, तो उसका कितना इन्हिसार होगा। सारी ज़िंदगी मेहनत करके बाग तैयार किया, अब फल लेने का वक्त है और उसको ज़रूरत भी है, वो बुढ़ापे में है, बच्चे उसके छोटे हैं। लेकिन अगर अचानक से ऐसा हो कि कोई आग आ जाए, कोई आफत आ जाए और उसका वो सारा बाग तबाह हो जाता है, जल जाता है, तो वो कितनी हसरत के साथ देखेगा और उसका क्या आलम होगा उस सही बात, बिल्कुल। तो फरमाया बिल्कुल इसी तरह इंसान मेहनत करे, नेकी करे, अच्छाई करे, लेकिन जब अजर मिलने का वक्त आए और उसको ज़ाया कर दे, तो फरमाया उसकी मिसाल बिल्कुल इस शख्स की तरह हो जाएगी। यानी जब बरोज़े महशर हम ये तवक्को लेकर जाएंगे कि मैंने रोज़े रखे हैं, मैंने जो है सदका और खैरात इतनी नेकियां की थी, अब मुझे अजर मिलना है, लेकिन बीच में काम ऐसे कर लिए कि अजर को ज़ाया कर लिया। अब जब वहाँ जाएंगे अजर मिलने के बजाय अचानक से सब कुछ हमें ख़त्म नज़र आएगा तो कितनी हसरत होगी। इसलिए फरमाया कि अपने अजर को ज़ाया नहीं करना है। सो जो आज की अब रात आ रही है वो अजर मिलने की रात है। अच्छा, जो अजर मिलने की रात है इसमें क्या एहतमाम किया जाता है इबादत के हवाले से? मतलब हमें क्या नफली नमाज पढ़नी है, इबादत किस तरह करनी है, उसका तरीक़ाकार कोई है तो वो भी प्लीज़ अगर आप बता दें। देखिए, इबादत की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, इबादत की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। ये इंसान पर होता है कि उसे कैसी सहूलत है। अब मसलन मैं अगर ये कह देता हूँ कि भाई आज की रात पूरी रात खड़े होकर कोई नफिल पढ़े, तो देखिए बहुत से हमारी ताजर बरादरी है, आज की रात उनका कारोबार भी है, वो अपनी दुकानों पर बैठे हैं, वो बोलेंगे कि भाई हम ये इबादत कैसी करें, हम तो इससे महरूम हो जाएंगे। तो इबादत की मुख्तलिफ़ शक्ल और सूरतें मौजूद हैं, अक़साम मौजूद हैं। असल में इंसान के अपने अंदर उसकी अहमियत पैदा करने की ज़रूरत है। एक शख्स के अंदर अगर किसी रात की अहमियत पैदा हो जाए, उसको जो भी सूरत मुयस्सर आएगी वो उसकी इबादत करेगा और उसको ज़ाया नहीं होने देगा। मसलन आप कोई काम कर रहे हैं, ज़बान से आप जिक्र करते रहें अल्लाह का, आप ज़बान से अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते रहें, दुआएं मांगते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, कुरान पाक का कुछ हिस्सा याद है आप तिलावत करते रहें, काम में भी मशगूल हैं, ज़बान से जिक्र भी चल रहा है। अच्छा, एक शख्स ऐसा है जिसको इस रात में कोई काम नहीं था, उसको तो चाहिए कि वो रब के हुजूर हाजिर हो जाए, वो नवाफिल भी अदा करे, वो बैठ के कुरान की तिलावत भी करे। यानी जिस शख्स को जिस तरह की सहूलत मिल जाए ना, उसके मुताबिक वो इबादत को करे। लेकिन ये इबादत वही शख्स करेगा जिसके नज़दीक इस रात की अहमियत होगी, जो ये समझेगा कि ये अल्लाह की तरफ से इनाम मिलने का वक्त है, मुझे अपने इस अजर को ज़ाया नहीं करना है। अच्छा मुफ्ती साहब, कोई ऐसी अहादीस मौजूद हैं कि जिनमें कुछ इस हवाले से बताया गया हो, फरमाया गया हो कि जो इनाम हमें मिलना है इस रात, उसमें क्या अजर है, क्या सवाब है, किस तरह का इनाम है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक अपने नेक बंदे के लिए है? देखिए, इस हवाले से बहुत सारी चीज़ों का हदीस में ज़िक्र है। पहली हदीस का मफ़हूम तो ये है कि जब रमज़ान का पूरा महीना जो चलता है ना, एक सिलसिला, जैसे कहा कि आगाज़ होता है तो रहमतों के दरवाज़े खुलते हैं और ऐलान मग़फ़रत शुरू होता है। अब हर रात में ये होता है कि बेशुमार लोगों की बख्शिश होती है, लेकिन पूरा महीना जो वो काउंटिंग होती है, जब ईद की रात आती है ना, तो महीने भर जितने लोगों को अल्लाह ने जहन्नुम से आज़ाद किया, इस रात में उस तादाद के बराबर लोगों को जहन्नुम से आज़ाद किया जाता है। अब यहाँ पर भी वही सवाल है कि जिनके लिए ये बशारत दे दी गई है, हमें उसमें अपना हिस्सा शामिल करना है। यानी हमें ये तलब होनी चाहिए कि या अल्लाह आज की रात में तू बेशुमार लोगों को जहन्नुम से आज़ादी देगा, तो हमारा नाम भी उसमें लिख दे। जब हम तलब करेंगे, क्योंकि रब खुद फरमाता है कोई है मुझसे बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसकी बख्शिश करूं। सो जो बंदा हाजिर होगा, तो एक तो ये बड़ी बशारत है कि ऐलान मग़फ़रत इस रात में होता है, इसलिए इससे महरूम नहीं रहना चाहिए। दूसरा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब ये लैलतुल जाइज़ा हदीस में आया, ये रात आती है, तो अल्लाह ताला सुबह के वक्त फ़रिश्तों को ज़मीन पर भेज देता है। फ़रिश्ते आते हैं, ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में चले जाते हैं, मुख्तलिफ़ रास्तों पर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, इसके साथ एक तीसरी हदीस है जो इसी से इसका एक रब्त है कि परवरदिगार आलम उस लम्हे अपने फ़रिश्तों से ये फरमाता है कि मेरे फ़रिश्तों ये बताओ, जब कोई मज़दूर पूरी मज़दूरी करता है तो क्या उसको मज़दूरी का अजर भी, उजरत भी पूरी मिलनी चाहिए? तो फ़रिश्ते कहते हैं कि मेरे रब ज़रूर मिलनी चाहिए। तो अब परवरदिगार आलम फरमाता है कि आज का दिन वो है जो कि मैं मज़दूर को उसकी पूरी उजरत दूंगा, और मुराद इससे उसके वो नेक बंदे हैं जिन्होंने रमज़ान के पूरे महीने मेहनत कर रखी है। अच्छा, अब दूसरी तरफ फ़रिश्ते खड़े हैं,
रास्तों में हर जगह मौजूद हैं। अब हमें दिखाई तो नहीं देते, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो हमें उस बात का यकीन है। वो फरिश्ते इन बंदों को पुकारते रहते हैं। लोग निकलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, मुख्तलिफ रास्तों में खड़े हैं और लोगों को पुकार रहे होते हैं कि आ जाओ, आज अजर मिलने का दिन है, आज ऐलान मग़फ़रत है, सो अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाओ। अच्छा, यहाँ मैं ये भी अर्ज़ करूँ, वो जो ईद और इनाम मिलने का वक्त आता है ना, तो जब कोई इनाम खुशी मिलती है तो उसमें जो इनाम देने वाला है हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और हमेशा रब का शुक्र अदा करने का तरीक़ा सीखना चाहिए। रब का शुक्र कैसे अदा किया जाएगा? रब के शुक्र अदा करने का तरीक़ा यह है कि आप रब के हुजूर सजदा रेज़ हो जाएं। आप जाकर इसीलिए ईद वाले दिन जो सबसे पहला काम नमाज ईद है वो इसीलिए रखा गया, क्योंकि ये रब के हुजूर उस नेमत का शुक्र बजा लाने का बेहतरीन तरीका है। अच्छा, मैं चाहूंगी थोड़ा सा यहाँ पे आपको रोकूंगी। मुझे ये बताइएगा, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो पूरा रमज़ान बेकायदगी से रोज़े भी रखते हैं, इबादत भी करते हैं, लेकिन सुबह जल्दी ना उठने की वजह से अपनी ईद की नमाज छोड़ देते हैं। देखिए, ईद की नमाज और फिर उसी से मुत्तसिल पहले नमाज फजर आती है। हाँ जी। अगर कोई शख्स, बात फिर वहीं घूम कर आ जाएगी कि अजर मिलने का वक्त आया और ये फिर बदनसीबी के एक शख्स जाकर सो गया। इसीलिए मैंने थोड़ी यहाँ तवज्जो दिलाई थी कि जो पूरा रात हम शब ईद चांद रात जाग के गुजार देते हैं, पहले तो गुजारनी नहीं चाहिए। अगर आपने गुजारी है तो फिर आप में हिम्मत होनी चाहिए कि आप नमाज फजर वक्त पे अदा करें, फिर आप नमाज ईद को भी वक्त पे अदा करें, क्योंकि ये अजर मिलने का वक्त है। अगर आपने नमाज ईद को ज़ाया कर दिया, आपने नमाज फजर को ज़ाया कर दिया, तो देखें आप एक तो अजर से तो महरूम है ही, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये कि सख्त तरीन गुनाहगार हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी नमाज को बगैर किसी उज़र के अपने वक्त से ज़ाया करना, उनके लिए कुरान में फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, फरमाया उन नमाजियों के लिए हलाकत है जो अपनी नमाजों को वक्त से गुजार के ज़ाया करके यानी क़ज़ा अदा करते रहते हैं बग़ैर किसी उज़र के। तो इसलिए ये तो अजर मिलने का वक्त है। नमाज फजर की पाबंदी हो, नमाज ईद पूरे एहतमाम से, क्योंकि उस वक्त फरिश्ते रास्तों में खड़े हैं। लेकिन मुफ्ती साहब, बड़ा ये मुझे बड़ा ये आपने जो बताया उस पर बड़ा अजीब सा ये महसूस हुआ कि जब ये मौजूद है कि हलाकत है, तो हमारे यहाँ तो बहुत आम सी बात हो गई, अब ये नमाज कज़ा हो गई, कोई बात नहीं, अब पढ़ लो। देखिए, ये तो हर इंसान की अपनी तरजीहात होती है ना, उसको देखना चाहिए कि परवरदिगार आलम ने उसको दुनिया में भेज के इतने इनामात किए हैं, तो मकसूद बंदगी क्या है उसका। ये तो इंसान को इसकी अहमियत पैदा करनी चाहिए। उसको ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ने मुझ पर इतना इनाम फरमाया है और मुझे सेहत अता फरमाई है, मुझे ज़िंदगी अता फरमाई है। ये तो उसको चाहिए कि वो अपनी उन चीज़ों की अहमियत को समझे। अच्छा देखें, होता ये है, जैसे मैं रमज़ान के उस पस मंज़र में समझा देता हूँ कि हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो बज़ाहिर सिर्फ इबादत ज़ाहिरी शक्ल सूरत तक महदूद नज़र आती हैं, उसके पीछे अल्लाह ने क्या उसकी कदर और मंजिलत रखी है वो हमें नज़र नहीं आ रही। अच्छा, वो रसूलुल्लाह के इरशादात से समझनी चाहिए और ईमान की वजह से उस पर यकीन होना चाहिए। जैसे मैं रमज़ान की बात करूँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर मेरी उम्मत को ये पता चले कि रमज़ान की अहमियत क्या है, तो वो ये तमन्ना करेंगे कि काश साल रमज़ान हो। अच्छा, इसी तरह देखिए, ये भी कहा कि अगर कोई शख्स बगैर उज़र के एक रोज़ा छोड़ दे, फरमाया बदले में सारी ज़िंदगी रोज़े रखे, तब भी इसके अजर को नहीं पाएगा। इसी तरह ये नमाज़ों के वक्त की अहमियत है। अल्लाह के रसूल से पूछा कि अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा और मकबूल अमल क्या है, फरमाया नमाज को उसके वक्त में अदा कर। बहुत अच्छी बात, बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती वसीम सादिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाजरीन, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा है, वक्त चूँकि बिल्कुल अब ख़त्म हो चुका है। दिल तो चाह रहा था कि अभी और भी हमें सीखने समझने का मौका मिले, लेकिन कुछ मजबूरी है, इसकी वजह से हमें ज़ाहिर है अल्लाह हाफिज़ भी कहना होता है। लेकिन जाने से पहले मैं गुजारिश करूँगी मंजूर साहब आपसे कि अगर आप कोई ऐसा कलाम पेश करें खूबसूरत सा, जिसमें हम रमज़ान को भी अलविदा कहें और उसके साथ ही फिर हम नाज़रीन से इजाज़त भी ले लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आज चांद रात हो जाती है तो आपको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो, एडवांस में ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ाए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में
घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। है नूरे खुदा आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। है पर्दा नशी दिल के पर्दे मेरा करना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।